तो मस्जिद में ये डिसाइड होता था कि क्या होने वाला है कश्मीर में, किसको टारगेट करना है, कहाँ पे बम ब्लास्ट होगा, कौन मारा जाएगा। आप लोग किचन में जाओ, किचन का गैस सिलेंडर ऑन करो और अगर आपको लगा कि वो लोग आ रहे हैं अंदर, तो आप वो गैस ऑन करके ये मैच स्टिक लेके आप आग लगाओगे, आप सुसाइड करोगे। और हमारे लेफ़्ट साइड में, हमारे राइट साइड में, हमारे नॉर्थ में, हमारे साउथ में कश्मीरी मुस्लिम नेबरहुड्स थे और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो, आप नहीं बचोगे, यहाँ पाकिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान का झंडा खड़ा होगा। कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा था, क्योंकि एक नारा ये भी लगा था कश्मीर में कि यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लड़कियों को रखेंगे और लड़कों को मार डालेंगे। वो लाइन में सुबह से लेकर रात तक खड़ा होता था कि हम लोगों के पास राशन कार्ड हो, कि हम लोगों की रजिस्ट्रेशन हो, कि हम लोगों को 2 वक्त की खाना और हम लोगों को जगह मिले कहीं रहने की। ये महीनों चलता रहा। पर इस सब में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो स्टेट है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो इंटेलिजेंसिया है इंडिया का, उसने कहीं ये एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हम लोगों के साथ एथनिक क्लेंसिंग हुई, हम लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ, हम लोग बेघर हुए। विलन बनाना है कश्मीरी पंडितों को, तभी आपने एक नैरेटिव देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहाँ पे एनडीटीवी की स्टार जर्नलिस्ट बरखा दत्त कहती हैं कि कश्मीरी पंडित इसलिए टारगेट हुए क्योंकि वो एलीट थे। 1930s में शेख अब्दुल्ला जब मूवमेंट चलाते हैं महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, तो वो क्या लेके चलाते हैं? वो अपनी पार्टी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं। जब पाकिस्तान ने रेड किया और पाकिस्तान कबाली लोगों ने कश्मीरी सिर्फ हिंदुओं पे नहीं जुल्म किया, कश्मीरी मुसलमान औरतों को रेप किया, कश्मीरी मुसलमान लोगों का मर्डर किया। जितना भी आपका मीडिया था, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि लिखे कि वहाँ एग्जीक्यूशंस हो रही है, पब्लिक एग्जीक्यूशंस हो रही है कश्मीरी पंडितों की। तो तब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं था। Hi, this is Aarti Tikku. You are watching Defensive Offense. I was only 12 years old when we got displaced. और उस वक्त की जो मेमोरी है और उस वक्त का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत डिफरेंट है। अब जब मैं सोचती हूँ उसके बारे में कि क्या हुआ उस टाइम पे हम लोगों के साथ, मुझे जो सबसे पुरानी जो मेमोरी है उस टाइम की वो ये है कि 86 में अनंतनाग, जहाँ से हम आते हैं, 86 में एक बहुत बड़ा कम्युनल वायलेंस हुआ कश्मीरी पंडित साउथ कश्मीर के लोगों के साथ। और उस वक्त हम लोगों को ये समझ नहीं आया कि ये एक्चुअली ये प्री फेस है जो 89 में होने वाला था। बट अब जब मैं वापस सोचती हूँ कि वो किस तरह हुआ, 86 में जो पहला कर्फ्यू हम लोगों ने देखा और हम लोग बहुत एक्साइटेड थे कि कोई कर्फ्यू चीज़ होती है, मालूम नहीं था कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या हो रही है। लेकिन 86 के बाद उसके जितनी भी कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई वो सारी लिंक्ड थी 86 के एपिसोड के साथ। ये आपको किसी हिस्ट्री बुक में नहीं मिलेगा, ये आपको कोई पॉलिटिशियन नहीं बताएगा, ये आपको इनफैक्ट श्रीनगर के कश्मीरी पंडित भी नहीं बताएंगे। चूँकि हम साउथ कश्मीर से थे तो हम लोगों को ये समझ आया कि यहाँ पे सिचुएशन ख़राब होने वाली है। और 86 में मेरे फादर ने अपने भाई को ये कहा कि ये सिचुएशन और बिगड़ने वाली है, इसलिए तुम यहाँ से निकल चलो। तो पहला एग्जोडस एक्चुअली 89 में नहीं हुआ, 86 में हुआ। मेरे अंकल 86 में एक मामूली दुकानदार थे और वो अपना बोरा बिस्तरा पैक करके वो जम्मू चले गए। तो वो पहला एपिसोड था। पर ये 86 में क्लियर हुआ कि हिंदू मुस्लिम का एक बहुत बड़ा इशू कश्मीर में है।
तब तक हम लोगों को ये समझ नहीं आता था कि हिंदू मुस्लिम का कोई टेंशन है। हम लोग ये सोचते थे कि सभी एक जैसे ही हैं। हम लोगों के घरों में कश्मीरी मुसलमान आते थे, हम लोग कश्मीरी मुसलमानों के घर में जाते थे। इनफैक्ट जो हम लोगों का जो पूरा अपब्रिंगिंग था वो बहुत प्लूरलिस्टिक था, बहुत सेक्युलर था। हम लोग, मेरी माँ जो है बहुत रिलीजियस है, लेकिन वो एक चीज़ के लिए हमको हमेशा इंसिस्ट करती थी कि हम एक जो टाउन में सूफ़ी श्राइन थी वहाँ ज़रूर जाए थर्सडे के दिन। वो कभी ये नहीं कहती थी कि मंदिर चलो, या वो कभी ये नहीं कहती थी कि कोई और रिचुअल करो, लेकिन उनके माइंड में था कि एक ऐसी जगह है हमारे टाउन में जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों जाते हैं और मेरे बच्चे भी जाएं। इतनी श्रद्धा थी उस सूफ़ी श्राइन पर। तो 86 में ये क्लियर होगा कि एक कॉमनल प्रॉब्लम है। और 86 के बाद स्कूल में सुनने को आता था, इंडिया पाकिस्तान मैच जब होता था तो कश्मीरी मुस्लिम बच्चे वो लोग पाकिस्तान का साइड ले और हम लोग इंडिया का साइड ले। तो ये समझ आएगा कि पाकिस्तान का भी कोई प्रॉब्लम है। हिस्ट्री क्या थी, पॉलिटिक्स क्या था, हमें कुछ मालूम नहीं था। बट 86 से लेकर 89 तक धीरे धीरे जो ओवरऑल जो सिचुएशन था टाउन का वो बदलता गया और ज़्यादा टेंस होता गया। मैं कहूँगी कि 87 का इलेक्शंस था वो मुझे बिल्कुल याद है, क्योंकि बेशक मैं छोटी थी लेकिन एक जो माहौल बन गया था, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आपस में उनका अलायंस था और वो लड़ रहे थे। बाकी जो एक ग्रुप बना था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जिसको कहते हैं मफ, वो एक तरफ से था और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस एक तरफ से था। और मुझे याद है कि पूरे टाउन में उस तरह जो ऑटो नहीं, मालूम नहीं कौन सा व्हीकल था, बट व्हीकल चलता था जिस पे लाउड स्पीकर पे नारे लगते थे इलेक्शंस के। 87 के इलेक्शन के बाद ही बहुत जल्दी से सिचुएशन चेंज हो गई और ये हमें मालूम नहीं था उस वक्त क्यों चेंज हो रही है। मैं थोड़ा बहुत आपको पर्सनल बताऊंगी। हमारे घर में एक मुस्लिम लड़का काम करता था। वो चूँकि हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली थी, हम लोग न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूशन करते थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के लिए। और वहाँ पे ये जो हमारे यहाँ लड़का काम करता था, मेरी माँ उसको उतना ही वही प्यार देती थी जितना हम सबको देती थी। तो हमारा जॉइंट फैमिली था, वो हम सबके साथ खाना खाता था और हम लोग उसके साथ खेलते थे। पर वो हम लोगों को रोज़ आके इन्फॉर्मेशन देने लगा कि आज यहाँ जो है इतने बजे एक बम ब्लास्ट होगा, 7:10 पे बम ब्लास्ट होगा इस मोहल्ले में। तो शुरू में तो हमने सोचा ये पागल लड़का ही क्या बकवास कर रहा है, ऐसे ही हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, तो हम उसको खूब उसके साथ झगड़ा करते थे। बट विद इन नो टाइम उसके जितने भी प्रेडिक्शंस थे वो सच होने लगे और हमको समझ आ गई कि कहीं ना कहीं से इसको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और फिर हमने उसको पूछा कि तुम्हें कैसे पता, और वो कहने लगा कि मस्जिद में बोलते हैं। तो मस्जिद में ये डिसाइड होता था कि क्या होने वाला है कश्मीर में, किसको टारगेट करना है, कहाँ पे बम ब्लास्ट होगा, कौन मारा जाएगा। और तब कहीं ना कहीं ऑब्वियसली हमारी फैमिलीज़ को सब पता था, वो अडल्ट थे, हम बच्चे थे, हम लोगों को मालूम नहीं था कि इसके पीछे क्या कंस्पिरेसी चल रही है। तो हमारे पेरेंट्स ने एक डिस्कशंस होने लगे घरों में, किचन टेबल्स पे, विंटर में, समर में ये डिस्कशन होने लगे कि क्या हम लोगों के लिए यहाँ रहना सही है, क्या हम लोग यहाँ सुरक्षित है। तो ये इलेक्शन के बाद की स्टोरी शुरू हुई। और 89 में जब रूबिया सईद किडनैप हुई, उस वक्त जो आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कश्मीरी पंडित लोगों को लगता था कि जो नहीं होना चाहिए, कि जिन लड़कों ने किडनैप किया था उनकी मांग थी कि मिलिटेंट्स को छोड़ा जाए।
और कश्मीरी पंडित्स ने ये अपने दिमाग में बिठा लिया कि अगर ये लड़के छोड़े गए तो हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित नहीं होंगे, हम लोग मारे जाएंगे, टारगेट होंगे। और वही एग्जैक्टली हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज रूबिया सईद के एक्सचेंज में मिलिटेंट्स को छोड़ दिया। और उस दिन मुझे याद है कि सभी लोग टीवी के सामने, हमारे पूरे मोहल्ले में एक ही टीवी होता था, वो हमारे घर पे होता था, और सब लोग मोहल्ले के लोग बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं और डिक्लेयर होता है। और उस वक्त का मुझे डिस्कशन जो है बिल्कुल याद है कि सब ने माथा पटका कि अब यहाँ हम नहीं रह सकते। और फाइनली वही हुआ। आने वाले दिनों में मेरे सामने एक कश्मीरी पंडित मारा गया। वो शायद उसका इम्प्रिंट मेरे दिमाग पे इतना ज़बरदस्त है कि मुझे अभी भी नाइटमेयर्स आते हैं। मुझे अभी भी मैं अपने आप को अक्सर उन्हीं गलियों में पाती हूँ जहाँ मैंने वो डेड बॉडी देखी। मैं अक्सर देखती हूँ कि मैं एक एनकाउंटर में फंसी हूँ। मैं अक्सर ये देखती हूँ कि हमारे घर पे अटैक हो रहा है। तो वो जो उस वक्त का जो खौफ था, जो टेरर जिसको कहते हैं, जबकि बाद में इन लोगों ने कहा कि गवर्नर जगमोहन ने हम लोगों को वहाँ से भगाया, लेकिन टेरर एक रियल चीज़ थी, एक खौफ था, एक रियल एक्सपीरियंस था, हम सबका था। क्योंकि जब आपकी कम्युनिटी के लोग चुन चुन के मारे जाए, एक दिन आपको खबर आती है कि टिकलाल टप्लू जो कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के जो लीडर थे वो श्रीनगर में वो मारे गए। दूसरे दिन आपको खबर मिलती है कि नीलकंठ गंजू मर्डर हुए। और इसी तरीके से एक सीरियल किलिंग्स का माहौल शुरू होता है और आपको लगता है कि स्टेट एब्सेंट है, वो आपके लिए कहीं पे भी आपके लिए खड़ी नहीं हो रही। आपकी जान जो है आपके हाथ में है, या आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो भाग के, या तो आपको बेसिकली आपको सरेंडर करना है और जो भी उनकी मांग है वही होगा। और उनकी मांग क्या थी? हमारे यहाँ जो लड़का काम करता था वो अक्सर फिर यही बोलता था हमें कि आप लोग चले जाओ, यहाँ पाकिस्तान बनने वाला है, आप लोगों का सही नहीं है यहाँ पे रहना। और ये सिर्फ हमारे घर में जो लड़का काम करता था सिर्फ वो नहीं बोल रहा था, हमारा मोहल्ला कश्मीरी हिंदुओं का मोहल्ला था। और हमारे लेफ़्ट साइड में, हमारे राइट साइड में, हमारे नॉर्थ में, हमारे साउथ में कश्मीरी मुस्लिम नेबरहुड्स थे। और वहाँ पे भी यही बात हो रही थी कि आप लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो, आप नहीं बचोगे, यहाँ पाकिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान का झंडा खड़ा होगा। कोई आज़ादी की बात नहीं कर रहा था। ये तो बात का नैरेटिव है कि आज़ादी चाहिए, कश्मीर को हिंदुस्तान से आज़ादी चाहिए, कश्मीर को पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। 1989-90 में एक ही नारा था कि यहाँ कश्मीर में पाकिस्तान बनने वाला है। और हमारा जो टाउन था अनंतनाग, जिसको कश्मीरी मुस्लिम्स इस्लामाबाद बोलते हैं, ओपनली बोलते थे कि हाँ ये तो कैपिटल बनेगा कश्मीर जब पाकिस्तान का होगा। एक इंसिडेंट जिसकी वजह से फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना चाहिए, वो ये था कि मेरे पेरेंट्स का, जैसे मैंने बोला, मेरी फैमिली का न्यूज़पेपर, न्यूज़ मैगज़ीन्स का बिज़नेस था। तो 89 के शुरुआत में ही अल फतह, अल्लाह टाइगर जैसे टेरर ग्रुप्स जो थे, उन लोगों ने न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ मैगज़ीन जितने भी जिनको उन्होंने अन इस्लामिक करार दिया था, उन पे एक तरह से बैन इशू किया। और दूसरा ये था कि कहीं ना कहीं सिर्फ मेरी फैमिली, चूँकि हम कश्मीरी पंडित थे, वो तो टारगेटेड थे ही उस वजह से। पर दूसरी एक और बात थी कि मेरे जो अंकल है जो ये बिज़नेस संभालते थे, उनका जो इमेज था टाउन में कि ये हार्डकोर इंडियन है, तो वो किसी से डरते नहीं थे। तो उनके इमेज की वजह से, मुझे बहुत बाद में पता चला, मेरे खुद के रिसर्च से मुझे पता चला कि एक्चुअली वो टारगेट थे।
और उनको मारना चाहते थे लोग, JKLF के लोग। और 1989 में दो बार हम लोगों की फैमिली बिजनेस जो शॉप थी लाल चौक अनंतनाग टाउन में, उस पर अटैक किया गया। एक इंसिडेंट मुझे याद है कि कर्फ्यू लगा हुआ था और हम सब लोग कश्मीर में बहुत 4-5 मंजिलों के घर पुराने जो थे 4-5 स्टोरीज़ के होते थे। तो हम लोग सर्दियाँ थी, सर्दियों की धूप में ऊपर बिल्कुल छत के ऊपर बर्फ़, शायद अक्सर कश्मीर में विंटर्स में बर्फ़ खाते हैं नमक और मिर्ची के साथ। तो हम शायद बैठे थे धूप में, मोहल्ले की सभी लड़कियां थी और हमने देखा दूर कहीं से आग की लहरें उठ रही थी और अचानक से आवाज़ें आने लगी काफ़ी ज़ोर के। और कोई 1 घंटे तक ये चलता रहा और हम देख रहे हैं, और चूंकि कर्फ्यू लगा था हम लोग बाहर भी नहीं जा सकते थे। और 1 घंटे के बाद हम नीचे उतरे, हम लड़कियां छत पे थी, नीचे उतरे और देखा कि हमारी मम्मी, हमारी आंटीज़ जो है, सब लोग जो है वो रो रही हैं। और कुछ देर में मेरे फादर, मेरे अंकल्स, जितने भी मोहल्ले के जो मेल्स थे वो आ रहे, उनके कपड़े फटे हुए हैं, मेरे फादर का फेस से खून बह रहा है। और तब हमें पता चलता है कि ये लोग अपनी दुकान, जो हमारी फैमिली दुकान थी, उसको बचाने के लिए वहाँ गए थे जहाँ ये आग लगी हुई थी। और एक्चुअली आग क्या लगी हुई थी, मिलिटेंट्स लूट कर रहे थे और पूरा जो गोडाउन था हमारे दुकान का, उसका लूट करके उन्होंने सारा सामान निकाल के जला दिया था। और ये लोग, मेरे फादर, मेरे अंकल्स वगैरह वहाँ गए उसको बचाने के लिए। बट ऑब्वियसली चूँकि उस वक्त पुलिस जो थी वो भी मिलिटेंट्स के साथ शामिल थी और पुलिस और मिलिटेंट्स ने मिलकर हमारे पूरे जितने भी मेल्स थे हमारे नेबरहुड में, उन सब की पिटाई की थी और उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दी। तो ये एक इंसिडेंट था जिसने काफ़ी हम लोगों को शेक किया और ये हमको ये समझ आए कि हम यहाँ अब हमारे लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसके बाद एक और इंसिडेंट था जिसकी वजह से फाइनली ये डिसाइड किया गया कि हम लोग वहाँ नहीं रह सकते। वो इंसिडेंट था जनवरी 19, 1990। ये डेट मुझे उस वक्त शायद उतनी सिग्निफिकेंट नहीं लगी थी। हम लोगों को मालूम नहीं था कि इस डेट का कोई सिग्निफिकेंस है, इसमें क्या पॉलिटिक्स है। बाद में समझ आया कि जनवरी 19 जो है पूरा कश्मीर में एक ही तरह का एक अपराइजिंग जिसको कहते हैं ये लोग, वो हुआ था। और वो अपराइजिंग क्या था कि जितने भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे, जितने भी सेपरेटिस्ट थे, जितने भी कश्मीरी सेपरेटिस्ट लीडर्स थे, वो लोग सड़कों पे उतर आए और उन लोगों ने, मस्जिदों से भी आवाज़ें आई, मस्जिदों से भी नारे लगे, मस्जिदों से भी लाउड स्पीकर्स में कहा गया और बहुत ही कम्युनल स्लोगन्स लगाए गए और यही कहा गया कि कश्मीर में क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा। और मुझे याद है कि कर्फ्यू में ये इतना बड़ा प्रोटेस्ट रैली जा रहा था शहर से, टाउन से, कि किसी की हिम्मत नहीं हुई, किसी की मजाल नहीं थी कि इनको वो काउंटर करे या इनको रोके। और अगर कम्युनल स्लोगन्स लग रहे हैं और अगर आप एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो तो सरकार, पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट उस टाइम पे जो थी न्यू दिल्ली में, वो क्या कर रही थी किसी को नहीं मालूम। उस इंसिडेंट में ये होता है कि सारे मेल्स जो है वो घरों के बाहर के जो हमारे गेट होते थे वहाँ खड़े होते हैं और हमारी जो मदर है और आंटीज़ है, पूरे मोहल्ले की जितनी भी औरतें थी, उन सब ने हम सब लड़कियों को इकट्ठा किया और बहुएं जितनी भी थी मोहल्ले की,
इकट्ठा किया और कहा कि वो देखो वो लोग आ रहे हैं, और अगर तो वो उन लोगों ने हमारे मोहल्ले के अंदर वो घुस गए तो ये लो लाइटर, ये लो मैच स्टिक, आप लोग किचन में जाओ, किचन का गैस सिलेंडर ऑन करो, और अगर आपको लगा कि वो लोग आ रहे हैं अंदर तो आप वो गैस ऑन करके ये मैच स्टिक लेके आप आग लगाओगे, आप सुसाइड करोगे। उस वक्त शायद समझ नहीं आया कि वो क्या बात कर रहे थे। उस वक्त नहीं समझ आया कि क्यों हमको सुसाइड करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन जब हम बड़े हुए, और चूंकि मैं सिर्फ 12 साल की थी, आपको मालूम नहीं होता है कि ऑनर, डिग्निटी, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको मालूम नहीं होता है। लेकिन बाद में समझ आया कि वो क्यों कह रहे थे। क्योंकि एक नारा ये भी लगा था कश्मीर में कि यहाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, लड़कियों को रखेंगे और लड़कों को मार डालेंगे। वो इंसिडेंट के 10 दिन के बाद, उस दिन हुआ कुछ नहीं, प्रोटेस्ट हुए और वो लोग नहीं आए, बट 10 दिन के बाद हमारे माँ बाप ने ये डिसाइड किया कि हमको वहाँ से भेजेंगे। तो मैं, मेरी सिस्टर, मोहल्ले की और 2-3 लड़कियाँ जो है, उन लोगों ने हमको अपने स्कूल बैग्स और एक बैग शायद कपड़ों का था, वो लेके हमको ट्रक में बिठाया, और ट्रक में हम दुबक के बैठे। स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, एनकाउंटर हो रहा था, और हम लोग उस ट्रक में दुबक के निकल गए, सिर्फ 4-5 लड़कियां। हमारे पेरेंट्स वहीं रहे, हमारे अंकल आंटी वगैरह सब वहीं रहे, लेकिन हम लोगों को वहाँ से भेजा। बेसिकली जो अनमैरिड लड़कियाँ थी उनको भेजा। कहाँ भेजा? मेरे अंकल जो 86 में कश्मीर छोड़ के गए थे, वो जम्मू चले गए थे, और जम्मू में वो रेंट पे रहते थे। एक कमरा था उनके पास, उस कमरे में मेरे दादा दादी, मेरे अंकल, मेरी आंटी, उनके 2 बच्चे, हम 4-5 लड़कियां रहने लगे। 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, एक एक करके हमारी फैमिली का हर एक मेंबर जो है कश्मीर से आया, और हम उसी एक कमरे में सब रहे महीनों। अब मुझे याद नहीं है कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हम उस एक कमरे में, इस कमरे का आधा हिस्सा होगा, उस एक कमरे में कम से कम 20-25 लोग रह रहे थे। चूंकि सोने की जगह नहीं थी तो हम छत पे बाहर, शायद कारपेट तो था नहीं, या कोई रज़ाई भी नहीं थी, कोई शीट लेके सो जाते थे। मेरे जब अंकल और आंटीज़ और सब लोग आए, और इतना बड़ा परिवार जो है एक कमरे में रहने लगा, और गवर्नमेंट एब्सेंट थी, गवर्नमेंट को मालूम नहीं था कि क्या हो रहा है। और फाइनली जब रेफ्यूजी कैंप्स लगे, फिर फाइनली मेरे अंकल, मेरी आंट, परिवार के और भी कई सारे सदस्य जो है वो रेफ्यूजी कैंप गए, और रेफ्यूजी कैंप में कई हफ्तों तक आपको लाइन में खड़ा होना पड़ा कि आपको कैंप में एक जगह एक टेंट मिले। टेंट की भी औकात नहीं थी हम लोगों की। कई दिन, मेरा जो कज़न है वो कितने दिन रोज सुबह जाता था, लाइन में लगता था। पहली बार हम लोगों को जम्मू की गर्मी, जो इंडियन प्लेन्स की गर्मी होती है जिसको कहते हैं, हम लोगों ने एक्सपीरियंस की। और उस गर्मी में वो जाके वो लाइन में सुबह से लेकर रात तक खड़ा होता था कि हम लोगों के पास राशन कार्ड हो, कि
हम लोगों की रजिस्ट्रेशन हो कि हम लोगों को 2 वक्त की खाना और हम लोगों को जगह मिले कहीं रहने की। ये महीनों चलता रहा। फाइनली मेरे माँ बाप जो है वो काफ़ी देर बाद आए, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और उनको ये नहीं मालूम था कि अगर वो कश्मीर छोड़ के आए तो उनकी जॉब का क्या होगा, क्या गवर्नमेंट उनको अकोमोडेट करेगी, क्या उनको सैलरी मिलेगी, वो बच्चों को कैसे पालेंगे। और हम लोग कश्मीर में आर्मी स्कूल में पढ़ते थे और जम्मू में हमको मालूम नहीं था कि हम लोगों के फ्यूचर के साथ क्या होने वाला है। उसके बाद ये हुआ कि मेरे पेरेंट्स, वो जो मुस्लिम लड़का हमारे यहाँ काम करता था, उसके बलबूते पे वो कश्मीर में रहे, अनंतनाग में रहे। और जिस दिन उस लड़के ने उनको कहा कि वो मम्मी डैडी को मम्मी डैडी ही बोलता था, उस तरह का रिलेशनशिप था, उस तरह का, जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी माँ उसको वैसे ही ट्रीट करती थी जैसे कि हम लोग इकट्ठे एक ही मेज़ पे खाना खाते थे। तो जिस दिन उसने उनको कहा कि मैं अब आपको नहीं बचा सकता हूँ, वो आपको मारने आएंगे, उस दिन मेरे माँ बाप रात को वहाँ से निकले। वो फेरन में थे, अपने नाइट क्लोथ्स में थे, और वो आए। एक पोटली मेरी माँ ने कैरी की थी, उस पोटली में उनके गहने थे और कुछ कागजात थे हम लोगों के सर्टिफिकेट्स वगैरह। उसके बाद की कहानी शायद बहुत लोग बोल चुके हैं और शायद ये बहुत रिपीटेटिव हो जाएगा कि हम लोग कैसे रेफ्यूजी कैंप्स में और कैसे हम लोग कम से कम 10-15 साल का जो जर्नी था वो कितना डिफ़िकल्ट था कि आपके पास 50 पैसे जो मेरे फादर देते थे स्कूल जाने के लिए, वो एक बड़ा ऑर्डिनरी सा स्कूल था जहाँ पे हम रहते थे। 50 पैसे वो देते थे कि बस फेयर है, तुम लोग इतनी गर्मी में पैदल नहीं चल पाओगे। मेरी बहन और मैं, हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं, हम चलेंगे, हम गर्मी में चल सकते हैं लेकिन वापस आके हमको ठंडा पानी चाहिए। तो हम उस 50 पैसे का बर्फ़ खरीदते थे। उस सब के बाद अब काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की। हम लोगों के माँ बाप ने हमारे को एक ही वैल्यू सिस्टम दिया कि मेहनत करो, हम लोगों के पास कुछ है नहीं, लेकिन हम लोगों का सर्वाइवल ज़रूरी है। हम लोगों ने मेहनत की, हम लोगों ने पढ़ाई की, कुछ और नहीं किया, और इवेंचुअली हम लोग इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हुए। मेरे भैया जो थे रेफ्यूजी कैंप में रहे, मेरे भैया के बच्चे, एक बच्चा तो रेफ्यूजी कैंप में ही पला बड़ा। तो वो सब देखने के बाद 15 साल हम लोगों ने मेहनत की और आज अब ऑलमोस्ट सेटल्ड है सब लोग। लेकिन उस सारे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या क्या खोया उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, उसकी कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुई है। मेरे ग्रैंड पेरेंट्स घर का ख्वाब देख के मरे हैं। हम लोगों को ओवरनाइट, हम लोगों को चाइल्डहुड जो हमसे छीना गया, हम ओवरनाइट अडल्ट्स बने। ओवरनाइट हमको लगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि सिर्फ अपने लिए बट हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारी फैमिली के लिए। पर इस सब में जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि जो स्टेट है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो इंटेलिजेंसिया है इंडिया का,
उसने कहीं ये एक्नॉलेज ही नहीं किया कि हम लोगों के साथ एथनिक क्लेंसिंग हुई, हम लोगों के साथ जेनोसाइड हुआ, हम लोग बेघर हुए। उल्टा ये हुआ कि उन्होंने ये कहा कि गवर्नर जगमोहन ने हमें निकाला, कि ये गवर्नर जगमोहन की कंस्पिरेसी थी, वो मुसलमानों को मारना चाहते थे इसलिए कश्मीरी पंडितों को वहां से भगाया। तो वो जो नैरेटिव है वो सुना हमने टेलीविजन पे, वो हमने देखा अखबारों में, वो हमने मैगजीन्स में पढ़ा, और हमें ये रियलाइज हुआ कि हम अपने ही देश में सिर्फ बेघर नहीं हुए, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, क्योंकि हमारी पहचान ही सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन थी। हमारा सच ही सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा, मैं कहूँगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी थी कि सच सामने आए, वो मीडिया का था। पर मीडिया उस सच को उभारने में, मीडिया उस सच को दिखाने में बिल्कुल फेल हो गई। अगर आज मीडिया को सब लोग गालियां देते हैं, आज सब लोग जितने भी ये सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट थे पिछले 30 साल के, जिनको हम लोगों ने पढ़ा, सुना, टेलीविज़न पे देखा, एक तरह से तो वो इंस्पायर करते थे, क्योंकि मैं जर्नलिज्म में आई ही इसलिए क्योंकि मैं इंस्पायर थी कि इंडियन विमेन जो है फाइनली अब उस एक प्रोफेशन में है जहाँ पे जनरली सिर्फ लड़के होते थे। तो कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन थी कि ये विमेन एम्पावरमेंट है, ये करेज दिखाता है हम एज विमेन जेंडर को। पर दूसरी तरफ ये था कि जितने भी ये बड़े जर्नलिस्ट थे जिन्होंने कश्मीर पे काम किया, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका जो नैरेटिव था वो मेरे नैरेटिव से मैच नहीं करता था। उनका नैरेटिव मेरे एक्सपीरियंस के साथ मैच नहीं करता था। जो मुझे फील हुआ था, जो मैंने देखा था एज अ विटनेस, जो मैंने सफ़र किया था, वो जो कहानी थी और जो वो कहानी पूरे देश को सुना रहे थे, देश को पढ़ा रहे थे, उसमें कोई मेल नहीं था। तो कहीं ना कहीं मुझे इस बात का इम्प्रेशन जो है रहा दिमाग में कि मुझे सच खोजना है। आखिर ये ऐसे कैसे हो सकता है कि जो मैंने फील किया और जो वो कह रहे हैं वो दो अलग चीज़ें हैं। और उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं जर्नलिज्म करूँगी। शुरू में मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली क्योंकि हम विस्थापित थे, हम जम्मू में थे, हम लोगों के पास कुछ था नहीं, कोई बैकिंग नहीं थी। उस टाइम पे ये भी नहीं समझ आया कि ये जर्नलिज्म जो है इसमें सक्सेस का राज क्या है। उस वक्त हमें ये नहीं मालूम था कि जर्नलिज्म के लिए आपको कितनी ज़्यादा नेटवर्किंग की ज़रूरत है। तो मैंने बहुत लो लेवल से जर्नलिज्म शुरू किया। मैंने जम्मू टाउन में जो बिल्कुल शायद 10 कॉपीज़ या 15 कॉपीज़ वाला जो अखबार चलता था, उनके साथ काम शुरू किया। मुझे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं, आउट ऑफ द वे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। मैंने बिल्कुल जो बेसिक लेवल की जो जर्नलिज्म होती है, म्यूनिसिपैलिटी जब आप कवर करते हैं, वहाँ से शुरू किया। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एजुकेशन खुद की, क्योंकि पैसा नहीं था। मेरे माँ बाप के पास इतना ही होता था कि हम 2 वक्त की रोटी हमको मिले, इतना ही होता था कि आपको 2 कपड़े मिले। इससे ज़्यादा हम ना मांग सकते थे, ना ही सोच सकते थे। तो बाद में हार्डवर्क से कहे या आपकी बेसिक क्यूरोसिटी, बेसिक इंटेलिजेंस से कहे
कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, और मुझे तब ये देखने को मिला कि वाकई जो मीडिया की जो कहानी थी और जो मेरी कहानी थी उसमें अंतर इसलिए था क्योंकि मीडिया का एक नैरेटिव एक पॉलिटिकल ग्रुप और पॉलिटिकल इंटरेस्ट के साथ बंधा हुआ था। वो सच तो बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि अल्टीमेटली नैरेटिव वो डिसाइड करते थे जो पावर में थे। क्योंकि कश्मीरी पंडित पावर में नहीं था, क्योंकि कश्मीरी पंडित वोट बैंक नहीं था, तो हमारी कहानी तो उभर के आ ही नहीं सकती थी। 2001 में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स ज्वाइन किया, 2003 में मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी और प्लेटफॉर्म दिया कि मुझे पूरे J&K को कवर करने का मौका मिला। मैंने जम्मू से पहली बार मैं कश्मीर गई 12-13 साल के बाद। मैं बचपन में निकली थी, 12 साल की थी। अब मैं एज अ प्रोफेशनल वापस गई कश्मीर, ये जानने के लिए कि आखिर जो हमारे साथ हुआ वो क्या हुआ, उसका रीज़न क्या था। और फिर मैंने कश्मीरी जितने भी मेरे पुराने जो जान पहचान के लोग थे उनके साथ बात करना शुरू किया, उनके पास गई, उनसे मिली। और शुरू में मैं अक्सर अपना नाम छुपा देती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डर तो लगता था कि मैं वापस वहीं जा रही हूँ जहाँ से हम निकाले गए, जहाँ पे कश्मीरी पंडित की जो आइडेंटिटी है वो प्रॉब्लमेटिक है। और चूंकि मैं जर्नलिस्ट थी तो मैं अपना नाम भी छुपाने लगी। मैं अपना नाम सिर्फ आरती बोलती थी और बोलती थी कि टाइम्स ऑफ इंडिया से हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुझे अब मेरा सरनेम पूछते थे या पूछते थे कि कहाँ से हो, तो और जब मैं बोलती थी कि मैं अनंतनाग से हूँ, तो पूरा एक डायनामिक जो होता है इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई के बीच में वो चेंज हो जाता था। और इनिशियली मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही मैं बोलती थी आरती टिक्कू हूँ, तो शुरू में मुझे ये सुनने को मिला कि अच्छा आप वही लोग हो ना जो यहाँ से भागे। और वो सोच के मुझे शौक लगता था कि हम भागे तो नहीं हैं, हम तो भगाए गए। हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया और आप जो कह रहे हैं उसमें कोई मेल नहीं है। पर धीरे धीरे करके मैंने कहीं ना कहीं रिकंसाइल किया कि जर्नलिस्ट जो होता है उसको अपनी आइडेंटिटी कहीं छोड़ देनी है। वो फील्ड में जब जाता है वो अपनी आइडेंटिटी को कैरी नहीं कर सकता है। वो मेरे जितने भी इमोशनल ट्रॉमा था, मेरा जितना भी पर्सनल एक्सपीरियंस था, मुझे उससे डिस्कनेक्ट होना था, मुझे उससे अलग होना था। और तब जाके मैंने वहाँ एक नेटवर्क क्रिएट किया, कश्मीर में जाके लोगों से मिली, लोग दोस्त बने, और मैं उनकी बातें सुनने लगी, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर क्या जो कश्मीरी पंडित महसूस कर रहा है, जो कश्मीरी मुसलमान कह रहा है, क्या इनमें कोई कहीं ना कहीं कोई कन्वर्जेंस है कि ये दो अलग पॉलिटिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू है, या दो डिफरेंट एस्पिरेशंस है, या दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू है। तो मैंने जो रीच आउट किया और उनसे बातें करने के बाद जो मुझे ये समझ आया कि मेरा सच झूठ नहीं था, मेरा सच सच था, पर उसके पीछे पॉलिटिक्स थी। उसके पीछे सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं थी, उसके पीछे एक पूरा मीडिया प्रोपेगेंडा था। और मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू कैसे हुआ? मीडिया प्रोपेगेंडा शुरू हुआ क्योंकि 89-90 में अक्सर कश्मीरी पंडित जो थे वो जर्नलिस्ट हुआ करते थे कश्मीर में, पर चूंकि एक्सोडस हुआ और कश्मीरी पंडित मारे गए और सब लोग भाग गए, तो जर्नलिस्ट भी भागे। और कश्मीर में जो जर्नलिज्म की जो इंडस्ट्री क्रिएट हुई, जो नई इंडस्ट्री क्रिएट हुई, उसमें कौन लोग आए? उसमें वो लोग आए जो हुर्रियत के साथ जुड़े हुए थे। उसमें वो लोग आए जो पाकिस्तान के सिंपथाइजर्स थे। उसमें वो लोग आए
जो जिनके एफिलिएशंस पाकिस्तान के साथ थे, लेकिन उनके अपने कुछ इंटरेस्ट और अपने कुछ टाइज जो थे वो इंडियन स्टेट के साथ भी थे। और उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि विलन बनाना है गवर्नर जगमोहन को, विलन बनाना है कश्मीरी पंडितों को। तभी आपने एक नैरेटिव देखा मेन स्ट्रीम मीडिया में, जहाँ पे एनडीटीवी की स्टार जर्नलिस्ट बरखा दत्त कहती हैं कि कश्मीरी पंडित इसलिए टारगेट हुए क्योंकि वो एलीट थे, क्योंकि वो लोग अपर क्लास थे। और ये नैरेटिव किसका है? क्या बरखा दत्त ने वाकई हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ी है? क्या वाकई बरखा दत्त और बाकी जैसे जर्नलिस्ट जो है उनको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का उन्होंने सर्वे किया था कश्मीर पे, कि उनको पता चले कि कौन गरीब था और कौन अमीर था? 1947 में कश्मीर इंडिया का हिस्सा बना, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, महाराजा हरि सिंह की जो पावर थी वो ट्रांसफ़र की गई और वो शेख अब्दुल्ला को दी गई। शेख अब्दुल्ला ने क्या किया? उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए, जिनको लैंड रिफॉर्म्स तो कहते हैं, लेकिन एसेंशली वो ये था कि जितना भी कश्मीरी पंडित, थोड़ा बहुत जो एलीट था, जो महाराजा के साथ काम करते थे, उनकी लैंड लेके वो डिस्ट्रीब्यूट हुई। तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से भी कश्मीरी पंडित 1947 के बाद जो है कोई एलिट नहीं था। लेकिन ये आपने नैरेटिव सुना, ये नैरेटिव मेन स्ट्रीम हुआ और ये जस्टिफाई हुआ कि अगर कश्मीरी पंडित के साथ जेनोसाइड हुआ, एथनिक क्लेंजिंग हुई, तो ठीक हुआ क्योंकि वो तो एलिट थे, क्योंकि वो तो अमीर थे। पर मेरी पूरी फैमिली, मेरी जो एक आंट है, वो ओवरनाइट जम्मू में जब वो लोग आए, उन लोगों को किसी ने रेंट पे घर नहीं दिया क्योंकि वो एक बड़ी फैमिली थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉइंट फैमिली ही रहेंगे और वो उनकी फैमिली जो है वो अलग अलग नहीं रहेंगे। हमारी फैमिली टूट गई, हम बिखर गए। उनकी फैमिली ने डिसाइड किया कि वो एक ही जगह रहेंगे। फाइनली उनको कहाँ जगह मिली? एक लैंड लेडी ने अपना काउ शेड जो है ओवरनाइट उसको कन्वर्ट कर दिया, उसको प्लास्टर चढ़ा दिया, अपने जितने भी उनके गाय बैल वगैरह थी उनको बाहर रख दिया, आंगन में रखा और मेरे आंट और उनकी फैमिली को 200-300 रुपये में वो कमरा दिया। तो ये हम लोगों का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस था। जो मेरे अंकल्स, मेरे आंट्स बाकी थे वो रेफ्यूजी कैंप में रहे। हम लोग दलित कॉलोनी में एक कमरा होता था, न जिसकी खिड़की थी, ना ही उसका किचन था और ना ही बाथरूम का कोई किचन, ना ही बाथरूम का कोई दरवाज़ा था या खिड़की थी या सीलिंग थी। मेरी माँ जो है वो सुबह 4 बजे हम लोगों को उठाती थी और कहती थी कि ज़बरदस्ती करके 4 बजे उठाती थी कि आप लोग नहा धो लो, मैं यहाँ अपनी वो साड़ी बिछा के वो खड़ी रहती थी ताकि हम लोगों को कोई देखे ना, ताकि हम लोग नहा धो के स्कूल जाके, स्कूल हमको 8 बजे जाना होता था लेकिन 4 बजे उठाती थी ताकि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। पर आपका जो, हम लोगों का जो मीडिया है, उन्होंने ये दिखाया कि हम लोगों का एथनिक क्लेंजिंग था क्योंकि हम लोग ऑप्रेसर्स थे। तो मीडिया का जो प्रोपेगेंडा जो इन्होंने चलाया वो ये चलाया कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ, कश्मीरी पंडित्स के साथ कोई ह्यूमन राइट्स वायलेशंस नहीं हो रहे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीरी मुस्लिम्स के साथ नहीं हुए हैं। एज अ जर्नलिस्ट मैं कह रही हूँ ये कि हुए हैं। लोग, इनोसेंट लोग मारे गए, इनोसेंट लोगों के साथ जातियां हुई, लेकिन आपने ये तो एक्नॉलेज कर लिया, आपने स्टेट को अकाउंटेबल तो ठहराया, लेकिन आपने कश्मीरी पंडित जेनोसाइड और एथनिक क्लेंजिंग के लिए किसको अकाउंटेबल ठहराया? तो पिछले 30 साल में इन लोगों ने ये कहा कि आरएसएस, बीजेपी, गवर्नर जगमोहन, हिंदू फाशिस्ट,
ये लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कश्मीर के लिए। इन्होंने ये नहीं कहा कि उस वक्त की जो सरकार थी वो फारूक अब्दुल्ला की थी 89-90 में। उन्होंने ये नहीं कहा कि सेंटर में वीपी सिंह की सरकार थी। बेशक बीजेपी का सपोर्ट था, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद जो होम मिनिस्टर थे, उनकी बेटी रूबिया सईद के लिए आप लोगों ने मिलिटेंट्स तो छोड़ दिए, आपने एक इंसान को बचाने के लिए इतना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी पे जो कॉम्प्रोमाइज़ किया वो तो आपने कर दिया, पर एक पूरी कम्युनिटी 3-4 लाख लोग बेघर हुए, वो सड़कों पे आ गए, उनके साथ क्या हुआ? उनके लिए तो आपने कभी कुछ नहीं कहा। तो सवाल ये है कि जो कहते हैं कि रेडिकलाइजेशन अभी हुई है, रीसेंट फिनोमेना है, अलकायदा, आइसिस और लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये अभी लेटेस्ट फिनोमेना है, और स्पेशली ये पिछले 10 साल में रेडिकलाइजेशन हुई है, और वो भी इसलिए हुई है क्योंकि इंडियन स्टेट ने बहुत ऑपरेशन किया, ह्यूमन राइट्स हुआ, इसलिए वहाँ जाके इस्लामिक जहाद और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हुई है। 1989 की जो मैं आपको इंसिडेंट सुना रही हूँ, हर इंसिडेंट में सबसे पहले लाउड स्पीकर मस्जिदों में से बोलते थे कि यहाँ पाकिस्तान बनने वाला है और निज़ाम मुस्तफ़ा लगेगा, शरिया लॉ की बात होती थी। और टारगेट किनको किया गया? मैंने जो इनिशियल आपको बताया कि अल्लाह टाइगर्स और अल-फतह ने इशू कर दिया फतवा, और काफ़ी सारे उनका एक पूरा लिस्ट आता था कि ये होने वाला है। कश्मीरी पंडित लड़कियां बिंदी लगाएंगी, कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां पर्दा लगाएंगी, जीन्स नहीं पहनेंगी। ये किसने शुरू किया? ये आप जब सुनते हैं तो आपको लगेगा ये तो कहीं तालिबान की बात हो रही है, ये तो अफ़गानिस्तान की बात हो रही है। क्या इसको आप इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं कहेंगे? लड़कियां जो कश्मीरी मुस्लिम लड़कियां थी, जो जीन्स पहनती थी, उन पे एसिड फेंका गया। कश्मीर में 84 की बात है या शायद 85 की बात है, हमारे घरों में जब मैरिज होती थी, अंकल्स की होती थी, हमारे यहाँ मुस्लिम फीमेल्स मेल्स सब लोग आते थे। लड़कियां बिना सिर पे दुपट्टा रख के आती थी। फैशन जो अगर आज भी आप देखें कि अफ़गानिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल जो अक्सर दिखाते 80s की जो 70s की जो अफ़गानिस्तान था, बहुत मॉडर्न था, वेस्टर्नाइज था। और फिर जब तालिबान आता है वो एकदम से एक बिल्कुल लैंडस्केप चेंज हो जाता है, बुरके में आपको दिखती है। तो बिल्कुल कश्मीर में वैसा हुआ। वो अभी 90s की बात नहीं है, वो 2000s की बात नहीं है, ये 89 की बात है कि जब जो रेडिकल इस्लामिस्ट ग्रुप्स थे उन्होंने ये डिक्टेट्स इशू के अखबारों में एडवर्टीजमेंट्स होते थे। अच्छा, रेडिकलाइजेशन को आप एक तरफ रखिए, लेकिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो एंटी हिंदू, एंटी पंडित, एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, इसके जेनेसिस क्या है, इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट का पॉलिटिक्स 1930s वाला, जब मोहम्मद अली जिन्ना और इकबाल जो है ये अपना एक नया थियोरी और नया आइडिया, नया फॉर्मूला लेके आते हैं जिसको टू नेशन थियोरी बोलते हैं। टू नेशन थियोरी क्या है? टू नेशन थियोरी है कि हिंदू और मुसलमान जो है वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, और टू नेशन थियोरी के बेसिस पे पाकिस्तान की क्रिएशन होती है। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो पॉलिटिकल इशू है। ये पॉलिटिकल इशू कैसे है? आप हिंदू और मुसलमान कम्युनिटीज़ की बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते हैं और मुसलमान को एक अलग स्टेट चाहिए, एक इस्लामिक स्टेट चाहिए, क्योंकि उसको मंजूर नहीं है कि वो सेक्युलर डिस्पेंसेशन में, सेक्युलर डेमोक्रेसी में रहे। 1930s में शेख अब्दुल्ला जब मूवमेंट चलाते हैं महाराजा हरी सिंह के खिलाफ, तो वो क्या लेके चलाते हैं? वो अपनी पार्टी को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो अपनी पार्टी को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं कहते हैं, वो अपनी पार्टी को CPI
नहीं कहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नहीं कहते हैं, वो अपनी पार्टी को जनता पार्टी नहीं कहते हैं या कोई और नाम नहीं देते, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं उनके नज़रिए से महाराजा जो है वो हिंदू है और हिंदू महाराजा मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है। ये बाद में होता है कि नेहरू के इन्फ्लुएंस में, सोशलिस्ट के इन्फ्लुएंस में और इंडिया के जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनके इन्फ्लुएंस में वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को बदलते हैं, नॉमेनक्लेचर चेंज करते हैं, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जाता है ताकि वो कश्मीरी हिंदुओं को भी उसमें शामिल करे। तो ये रही उस वक्त की बात। लेकिन उस वक्त भी जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया, मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की जो नींव है, जो मुस्लिम लीग का जो कॉन्सेप्ट टू नेशन थ्योरी पे बेस था, उनके सिंपथाइजर्स कश्मीर में थे। उनके सिंपथाइजर्स ही आगे बढ़ के ये जो मुस्लिम लीग का जो एक सीड कश्मीर में बोया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने बोया था और इकबाल ने बोया था, वही बढ़ के धीरे धीरे करके वो अल्टीमेटली मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट जो 87 में जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ा एक अलायंस के तहत, उसमें अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स मुस्लिम लीग के को मिलाकर सब लोग ये कहते हैं कि कश्मीर को जो है, कश्मीर का फ्यूचर सेटल नहीं है, कश्मीर बाय द प्रिंसिपल ऑफ टू नेशन थ्योरी, क्योंकि कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी है, वो पाकिस्तान के हवाले होना चाहिए। जबकि 1947 में जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, उनको चॉइस दी गई थी कि आप या तो आप यूनियन ऑफ इंडिया के साथ शामिल हुए या आप यूनियन ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल हुए। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को यह हक था कि वो डिसाइड करे कि वो इंडिया जाए कि वो पाकिस्तान जाए। तो महाराजा हरी सिंह ने 1947 में डिसाइड किया कि वो इंडिया के साथ आएंगे जब पाकिस्तान ने रेड किया और पाकिस्तान कबाली लोगों ने कश्मीरी सिर्फ हिंदुओं पे नहीं जुल्म किया, कश्मीरी मुसलमान औरतों को रेप किया, कश्मीरी मुसलमान लोगों का मर्डर किया कश्मीर में। तो उस वक्त जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस शेख अब्दुल्ला का जो ग्रुप है और जो उनकी लीडरशिप है, उसके तहत कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान का एक पार्ट बनता है। लेकिन क्या वो लोग जो मुस्लिम लीग के साथ थे 1947 में, 1930s में, क्या उन लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी बदली? नहीं बदली। क्या वो लोग इररिलेवेंट हो गए? नहीं। वो कंस्टिट्यूंसी धीरे धीरे करके बड़ी हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने 1947 पहले वॉर से ही, पहले दिन से ही ये डिसाइड किया कि कश्मीर को कैप्चर करना है, कश्मीर को इन्वेड करना है। तो जो ये लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का कोई इसके साथ कोई मेलजोल नहीं है, तो झूठ बोलते हैं कि उनको मालूम ही नहीं है कि जो पॉलिटिक्स थी कश्मीर की 1930s में, 1940s में और 50s, 60s, 70s में, उसका एसोसिएशन मुस्लिम लीग के साथ कितना था। दूसरी बात, 1980s में अगर आप आरिफ जमाल को पढ़े, जिन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट किताब लिखी है जिसका नाम है शैडो वॉर, वो पाकिस्तानी है। आरिफ जमाल एक जर्नलिस्ट पाकिस्तान के, उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के जितने भी बड़े लीडर थे पाकिस्तान में, उनके साथ इंटरव्यूज़ करके ये किताब लिखी। उनके पास काफ़ी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी थी और उनकी किताब के अकॉर्डिंगली 1981-82 में ज़ियाउल हक की मुलाकात होती है जमाते इस्लामी के जो चीफ थे मौलाना बरी, उनके साथ होती है और वो ये कहते हैं कि हम लोग के पास अभी एक बहुत अच्छा सिचुएशन है कश्मीर को कैप्चर करने का, और ये एजेंडा जमाते इस्लामी को सौंपा जाता है कि आप कश्मीर के जो कंस्टिट्यूएंसी है, कश्मीर में
जितने भी मुसलमान लोग हैं, आप उनको कन्वर्ट करोगे पॉलिटिकली यूजिंग रिलीजन। तो इसलिए आप 80s का जो आप कश्मीर देखेंगे, इनफैक्ट 70s से शुरू होता है, लेकिन 80s में आप देखेंगे 80s की जितनी भी पॉलिटिक्स है वो कम्युनल पॉलिटिक्स है कश्मीर की। वो इलेक्शन हो या वो किसी भी इशू पे 86 में भी जो कम्युनल वायलेंस हुई कश्मीरी पंडितों के खिलाफ, राइटिंग नहीं हुई, वायलेंस हुई एक ही कम्युनिटी के खिलाफ, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ साउथ कश्मीर में। उसमें बहुत सारे टेम्पल्स जो है वो तोड़े गए, बहुत सारे जो कश्मीरी पंडितों की प्रॉपर्टी है जलाई गई। मेरी माँ को एक कश्मीरी मुस्लिम पुलिस वाले ने मारा 86 में। उस एपिसोड की वजह से पूरा टाउन के जो जितने भी कश्मीरी पंडित थे वो बाहर आए और प्रोटेस्ट किया उन्होंने पुलिस के खिलाफ। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बाय 86-87 वो समझ आ गया था कि कोई बहुत बड़ी कम्युनल प्रॉब्लम है कश्मीर में। तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल एजेंडा मस्जिदों से एड्रेस हो रहा है, एक पॉलिटिकल मिशन जो है मस्जिद डिक्लेयर कर रही है और मस्जिद डिक्टेट कर रही है कि ये आदमी टारगेट होगा, ये लोग हिट लिस्ट निकाले जाते थे कि ये कश्मीरी पंडित है, ये लोग डिजर्व करते हैं डेथ पेनल्टी। सर्वानंद कौल प्रेमी को टॉर्चर किया गया, वो पेड़ से लटकाए गए, उनकी पूरी बॉडी पे टॉर्चर के साइंस थे। आपको लगेगा कि ये तो हम आईसिस की बात कर रहे हैं, पर ये कब हुआ? ये अर्ली 1990s में हुआ। कितनी सारी बेहेडिंग्स हुई, कितनी सारी एग्जीक्यूशंस हुई। आज भी हम जब बात करते हैं आईसिस की, अलकायदा की एग्जीक्यूशंस की बात करते हैं तो बहुत मतलब शॉक होता है। 89-90 में जितना भी आपका मीडिया था, इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी कि लिखे कि वहाँ एग्जीक्यूशंस हो रही है, पब्लिक एग्जीक्यूशंस हो रही है कश्मीरी पंडितों की। तो तब इस्लामिक रेडिकलाइजेशन नहीं था। तो ये जो नैरेटिव है कि ये रिलीजियस इशू नहीं है, ये एक पॉलिटिकल इशू है, ये उन लोगों का काम है जो इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं करते। ये उन लोगों का नैरेटिव है जो इंडिया एज अ आइडिया नहीं मानते। ये उन लोगों का नैरेटिव है जो ये मानते हैं कि इंडिया को डिसॉल्व होना चाहिए, इंडिया को कोई हक नहीं है एज अ नेशन रहने का। ये उन लोगों का नैरेटिव है जो पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर को जस्टिफाई करते हैं। पिछले 30 साल में पाकिस्तान के लश्कर तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, जैश ए मोहम्मद हो, JKLF हो, JKLF जो अपने आप को सेक्युलर मिलिटेंट ग्रुप बोलता है, उन्होंने सबसे ज़्यादा कश्मीरी पंडित मारे। वो अपने आप को सेक्युलर कहते हैं, वो कहते हैं कि वो इस्लामिक रेडिकल ग्रुप नहीं है। उन्होंने नाम भी सेक्युलर रखा ना, उन्होंने अपना नाम सेक्युलर रखा, लेकिन टारगेट किसको किया? जनवरी 1 1990 को हमारे गेट पे JKLF लेटर हेड पे एक लेटर पेस्ट हुई। मैं और मेरी सिस्टर जो है, हम बच्चे थे, हम लोग 1 जनवरी की सेलिब्रेशन होती है, एक्साइटमेंट होती है, हम लोग बर्फ़ पड़ी हुई थी, हम बाहर निकले और जब हमने अपने गेट पे ये चिट्ठी देखी तो शॉक हुआ कि हमको थ्रेटनिंग मिला था। वो थ्रेटनिंग लेटर में क्या लिखा था? वो मेरे फादर को एड्रेस थी। वो साफ क्लियर वर्ड्स में इंग्लिश में लिखा गया था कि अगर आप यहाँ से अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप अपने फैमिली और बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाएं। तो ये इस तरह का जो माहौल था वो ये 19
90s में शुरू नहीं हुआ, ये 89-90 में शुरू हुआ, ये 2000s की बात नहीं है, ये 80s में लगातार होता आ रहा था। तभी मेरे फादर ने अपने ब्रदर को 86 में कहा कि आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ नहीं लग रहा है कि हम यहाँ प्रोटेक्टेड हैं। तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन की बात शुरू होती है इस आइडिया से कि हिंदू मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, इस आइडिया से कि मुसलमानों को एक अलग स्टेट मिलनी चाहिए, इस आइडिया से कि पाकिस्तान जो है एक इस्लामिक स्टेट है। यहाँ से रिलीजियस इशू शुरू होता है, यहाँ से कम्युनल इशू शुरू होता है और यहाँ से इस्लामिक रेडिकलाइजेशन शुरू होती है, कहीं और से नहीं। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है क्या? अगर आप कहीं पे भी देख लीजिए, आईसिस आज अगर कह रहा है कि वो इस्लामिक स्टेट है, तो क्या कह रहे हैं? कि वो मुसलमानों की एक अपनी स्टेट, जहाँ पे वो शरिया के अकॉर्डिंगली, जो वहाबी इस्लाम का जो वर्जन है उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चलाएंगे। इस्लामिक रेडिकलाइजेशन अलकायदा के साथ एट्रीब्यूट की जाती है। अलकायदा का क्या कहना था कि वो खलीफत एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। खलीफत एस्टैब्लिश करने का मतलब क्या है कि निज़ाम मुस्तफ़ा। खलीफत का मतलब है कि शरिया लॉ। तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और क्या है? और कुछ नहीं है। और जो इस्लामिक रेडिकल्स है वो कहते भी यही है कि इस्लाम जो है वो कंप्लीट डॉक्ट्रिन है, कंप्लीट रिलीजन है, कंप्लीट फिलॉसफी है या कंप्लीट डॉगमा है। वो इसलिए क्योंकि उनका पॉलिटिक्स और उनकी जो पर्सनल लाइफ है और पब्लिक लाइफ है वो सब उसमें है। तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन और तो कुछ नहीं है, यही है कि जहाँ आप अपनी पर्सनल पब्लिक लाइफ जो है आप रिलीजन को सौंपते, आपका जो विजन है ऑफ स्टेट और गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन का वो रिलीजन के कंट्रोल में होना चाहिए। तो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन को आप किसी और तरीके से कैसे सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, बट यही है इसका अल्टीमेट जो डेफिनेशन है और जो प्रैक्टिस है। किताबों में क्या लिखा है वो अलग बात है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो यही है। वो JKLF ने भी किया, दो अपने आप को सेकुलर कहा लेकिन उन्होंने भी वही किया। हिजबुल मुजाहिदीन जो अपने आप को वाकई कहती है कि हम एक इस्लामिक ग्रुप है और हमको कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा बनाना है। लश्कर तैयबा और अलकायदा और जैश मोहम्मद कहते हैं कि उनको खलीफत का हिस्सा बनाना है। उन सब का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इस्लामिक लॉ। और इंडिया ने ये प्रिंसिपल 1947 में रिजेक्ट किया, क्योंकि इंडिया की फिलॉसफी, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी है, इंडियन कल्चर की फिलॉसफी यही है, इंडियन ईथॉस की फिलॉसफी यही है कि सबको कोएग्जिस्ट करना है, कि सब हार्मनी के साथ रहेंगे और सब अगर हम लोगों ने फाइनली 1950 में अपने आप को इंडियन रिपब्लिक कहा है तो हम रिपब्लिक को फॉलो करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, ना कि सिख धर्म क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है, बुद्धिस्ट क्या कहते हैं, हिंदू क्या कहते हैं, मुसलमान क्या कहते हैं। नहीं, हम लोगों ने एक कलेक्टिवली इंडियन सिटीजन्स ने ये डिसाइड किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग रेटिफाई करेंगे, हम लोग लॉज बनाएंगे, ह्यूमन बीइंग्स लॉज बनाएंगे, और वो लॉज जब पार्लियामेंट में पास होंगे तो ही वो लॉ बनेगा और उस पर सब चलेंगे। अगर आप इस प्रिंसिपल को नहीं मानते हैं और आप कहते हैं कि आपके रिलीजन ने जो डिक्टेट किया है वही लॉ होना चाहिए, तो आप रेडिकलाइज्ड हैं। तो आपकी जो थिंकिंग है, आप डेमोक्रेसी के साथ अलाइन ही नहीं हो, आप सेक्युलर रिपब्लिक के साथ अलाइन नहीं हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन में फेथ नहीं है। तो कश्मीर में जो प्रॉब्लम है वो कम्युनल है, वो रिलीजियस है, वो इस बेसिस पे है कि वहाँ पे इस्लामिक लॉ होना चाहिए।